हेलो बच्चों, मैं प्रदीप शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पी स्टडी मंत्रा में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम हमारे इतिहास विषय के पहले अध्याय जिसका नाम है भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी प्रार्थना समाज और आत्माराम पांडुरंग के बारे में, और तीसरे नंबर पर हमने बात की थी स्वामी दयानंद और आर्य समाज के बारे में। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने बात की थी स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में। आज हम बात करेंगे दो महापुरुषों के बारे में, जिसमें एक का नाम है महर्षि अरविंद घोष और दूसरे हैं जो डॉक्टर हेडगेवार। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता तथा महर्षि अरविंद एवं डॉक्टर हेडगेवार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र है। भारत की संस्कृति ही इसकी आत्मा है, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड बनाए हुए है। भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के दो प्रमुख प्रोकार महर्षि अरविंद और डॉक्टर केशव राव हेडगेवार हैं। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर हेडगेवार के बारे में, अरविंद घोष के बारे में। राजनीति में अरविंद घोष केवल 5 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक रहे। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। लेकिन उतने ही दिनों में उन्होंने सारे देश को जगाकर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार कर दिया। असहयोग पद्धति की शुरुआत उन्होंने ही की तथा पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष भी सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था। वे 1902 में कांग्रेस के अहमदाबाद, 1904 में मुंबई अधिवेशन में सम्मिलित हुए। 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय के निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम से प्रभावित हुए और सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि 1905 से उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, यानी कि कांग्रेस का जो बैठक होती थी, वो प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगह पर होती थी। तो 1902 में अहमदाबाद में हुई थी, 1904 में मुंबई में, 1905 में बनारस में। तो इन तीनों बैठकों में उन्होंने भाग लिया और उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। 1905 में बच्चों आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, जिसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। तो 1905 ईस्वी में बंग भंग यानी बंगाल विभाजन की घटना ने देश में राष्ट्रीयता की प्रबल लहर जागृत कर दी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सक्रिय भाग लिया इन्होंने और स्वराज संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम पत्र के सह संपादक के रूप में स्वदेशी और स्वराज की भावना का अभियान, जो प्रचार अभियान है, वो शुरू किया इन्होंने। और 1908 में ये गिरफ्तार हो गए। 1908 में क्या हो गए? ये गिरफ्तार हो गए। और 1910 में ये राजनीति से दूर हो गए। यानी 1905 में इन्होंने खुले तौर पर राजनीति में भाग लिया, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू किया और 5 साल तक काम करके 1910 में इन्होंने संन्यास ले लिया। पांडिचेरी में आश्रम में रहने लगे। अब वे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े और 5 दिसंबर 1950 में पांडिचेरी में ही इनका अरविंद घोष का देहांत हो गया। यानी इन्होंने कुल मिलाकर 5 वर्षों तक राजनीति में भाग लिया। 1910 में इन्होंने पांडिचेरी के आश्रम में रहने लगे और आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। वहीं पांडिचेरी में ही 5 दिसंबर 1950 में इनका देहांत हो गया। अरविंद ने यह माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास के लिए इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी अत्यंत आवश्यक है। इन्होंने माना कि स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है। इन्होंने आज़ादी कितने प्रकार की कही? 3 प्रकार की आज़ादी कही, जिसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी कि विदेशी नियंत्रण से मुक्ति। विदेशी नियंत्रण से मुक्ति यानी किसी भी देश पर किसी अन्य देश का कंट्रोल नहीं होना चाहिए।
दूसरी है आंतरिक स्वतंत्रता, यानी किसी भी वर्ग या वर्गों के समूह के नियंत्रण से मुक्ति, यानी किसी देश के अंदर किसी पर्टिकुलर एक समूह का, एक समुदाय का या कहीं किसी वर्ग का दूसरे व्यक्ति पर अधिकार नहीं होना चाहिए, उनसे उन्हें बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। तो दो प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, और तीसरी की अगर बात करें तो तीसरी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति, समाज और शासन के अनावश्यक नियंत्रण से मुक्ति होनी चाहिए। तो इन्होंने तीन प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई, विदेशी, आंतरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो उनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिव्य जीवन, माता, केन एवं अन्यान्य, उपनिषद, सावित्री, भारतीय संस्कृति के आधार, ईशोपनिषद, योग समन्वय, वेद रहस्य और गीता प्रमद। तो ये इनके कुछ रचनाएं थी, इनमें से 4-5 याद रख लेना काफ़ी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अरविंद घोष का भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में क्या योगदान रहा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक और स्वराज के पैरोकार। 1905 के जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ भी इन्होंने लाला लाजपत राय के निष्क्रिय जो प्रतिरोध है उसका समर्थन किया था, और उन्हीं से प्रभावित होकर ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे, यानी कि ये निष्क्रिय प्रतिरोध के और स्वराज के पैरोकार के समर्थक थे। अरविंद घोष राष्ट्रीयता से ओतप्रोत गर्म दल के विचारक थे, यानी कि उस समय कांग्रेस के कहें दो दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। इन सभी बातों के बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। तो ये गरम दल के विचारक थे तथा भारत के स्वाधीनता के प्रबल पक्षधर थे। उदारवादियों की यानी नरम दल की ब्रिटिश न्यायप्रियता में निष्ठा उन्हें पसंद नहीं थी। निष्क्रिय प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी का प्रसार, विदेशी माल का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार और शिक्षण स्थानों की स्थापना, सरकारी अदालतों व न्यायालयों का बहिष्कार, जनता द्वारा सरकार का असहयोग इत्यादि बातें सम्मिलित थी। यानी इन्होंने किन बातों पर जोर दिया कि स्वदेशी का प्रसार किया जाए, उसके साथ साथ विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए, यानी कि स्वदेशी चीज़ों को खरीदा जाए और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, अर्थात उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। जनता द्वारा सरकार को असहयोग, यानी अंग्रेजी सरकार का हमें सहयोग नहीं करना चाहिए, इन बातों पर जोर दिया। अरविंद घोष का मानना था कि भारतीय का प्रथम लक्ष्य स्वराज होना चाहिए। क्या है? स्वराज की प्राप्ति होना चाहिए। सामाजिक सुधार एवं नैतिक उत्थान स्वराज में ही संभव है। अगर हमें भारत का सामाजिक सुधार करना है या यहाँ के लोगों का नैतिक उत्थान करना है तो ऐसा सिर्फ स्वराज में ही संभव हो सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि स्वराज प्राप्ति हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अपने स्वराज की प्राप्ति हेतु अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा की बजाय अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव आवश्यक है। यानी कि स्वराज प्राप्ति का उद्देश्य ये नहीं कि हमें दूसरे देशों से नफरत करनी है। इनका कहना है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठा भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। तभी स्वराज की प्राप्ति के द्वारा हम सामाजिक सुधार और नैतिक उत्थान भारत के अंदर कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने 3 प्रकार के अधिकारों का समर्थन किया। 3 प्रकार की आज़ादी भी इन्होंने बताई थी। स्वतंत्रता अभी हमने पढ़ा था, विदेशी स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब ये 3 प्रकार के अधिकारों का समर्थन करते हैं। जैसा कि आज मैंने आपको क्लास में भी बताया था, कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में हमने बात की थी आज क्लास में। तो आज हम अरविंद घोष ने कौन कौन से 3 अधिकार बताए कि होने चाहिए प्रत्येक नागरिक के पास। तो अरविंद घोष ने 3 प्रकार के अधिकारों का समर्थन किया। सबसे पहले है प्रेस व अभिव्यक्ति का अधिकार। इन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के पास अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, अर्थात अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि विचार का आकार लेने से पहले अभिव्यक्त होना आवश्यक है। किसी भी संस्था, प्रशासन या सरकार को चलाने में विचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक सभा करने का अधिकार होना चाहिए।
और तीसरा संगठन निर्माण का अधिकार, यानी संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी नागरिक एक साथ, कई नागरिक एक साथ मिलकर अपना एक ग्रुप, अपना एक संगठन बना सकते हैं, सार्वजनिक सभा कर सकते हैं और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो 3 अधिकारों के समर्थक थे जो आज भी हमारे स्वतंत्र भारत में अपने जो मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान में दिए गए हैं, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें आज भी ये मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं, तभी तो हमारे भारतीय संविधान में इनका जिक्र है और ये हमें प्राप्त है। आगे है अरविंद घोष का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। उन्होंने राष्ट्रीयता को अध्यात्मक व मानवता से जोड़ा, देशभक्ति को अध्यात्मता और मानवता से जोड़ा। उन्होंने उदारवादियों की आलोचना कर क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के देश द्वारा देश भर में एक उत्साह का संचार किया, यानी ये क्रांतिकारियों के समर्थक थे। अध्याय 3 और 4 और 5 पूरे के पूरे अध्याय में हम यही पढ़ेंगे, उदारवादियों के द्वारा चलाए गए आंदोलन, क्रांतिकारी दल के द्वारा चलाए गए आंदोलन। तो तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। उनका मानना है कि व्यक्ति कितने भी भिन्न हो, परंतु राष्ट्र प्रेम उन्हें एकता के सूत्र में बांध देता है। वे कहते हैं कि राष्ट्रीयता ही राष्ट्र की दैवीय एकता है। उन्होंने राष्ट्रीयता विचार लेख, जो उनके लेख हैं, वो वंदे मातरम में मिलते हैं। राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र गौरव और राष्ट्र की श्रेष्ठता का अभिमान राष्ट्रीयता है। यही क्या है? देशभक्ति है। अपने देश के प्रति सम्मान रखना, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाना और राष्ट्र की श्रेष्ठता को, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान देना ही क्या है? देशभक्ति है। राष्ट्रीयता मानवीय अस्तित्व का आधार है। राष्ट्रीयता अपने आप में उच्चतम मूल्य बन जाता है जिसके आगे व्यक्तिगत मूल्यों का भी महत्व नहीं रह जाता। यानी देशभक्ति सबसे उच्च मूल्य है, यानी राष्ट्र, अपना देश सभी मूल्यों से ऊपर है। इसके सामने हमारे व्यक्तिगत वैल्यू, व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं है। यानी देश सबसे ऊपर है, बाकी सब इनके पीछे है। यदि विचारधारा के रूप में मूल्यांकन करें तो राष्ट्रवाद राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित विचारधारा है। अरविंद घोष की अगर बात करें विचारधारा की, उनके दृष्टिकोण की, उनके नज़रिए की, तो उनके लिए राष्ट्रवाद, देशभक्ति यानी राष्ट्रीयता और राष्ट्र यानी देश सबसे ऊपर है। महान राष्ट्रीय चिंतक विचारक महर्षि अरविंद ने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया। उनका मानना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है। यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम चला वो भारत के लोगों की आत्मा की बात है, आत्मा के विचार है, अभिव्यक्ति है। अरविंद के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक था, परंतु उसका मूल सनातन धर्म में निहित आध्यात्मिकता में ही समाहित था। अरविंद घोष का मानना था कि सनातन धर्म और भारत एक ही हैं और जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म और भारत एक ही है। सनातन यानी जिसका न आदि हो न अंत हो। सनातन धर्म ने उस ताकत का निर्माण किया जिसने भारत को गतिशील बनाया। अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए कहा कि मैं कहता हूं कि राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। अरविंद घोष को भारत की शक्ति, भारतीय के सामर्थ्य पर कोई शक नहीं था। उनका मानना था कि यह शक्ति और सामर्थ्य सुप्त हैं, यानी कि भारतीयों के अंदर ढेर सारी पावर है, ढेर सारी शक्ति है, लेकिन अभी वो सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। हमें सिर्फ उसको जगाने की आवश्यकता है, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। और जागृत होने के बाद हमारा भारत का प्रत्येक नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सभी के सभी अपने अंदर देशभक्ति की भावना जगाकर अंग्रेजों के साथ एक साथ लोहा लेंगे और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराएंगे। तो उस विश्वास को, उसको जगाने की आवश्यकता है। चलिए, अभी हमने बात की अरविंद घोष के बारे में और उन्होंने किस प्रकार उस समय के भारत की जो सांस्कृतिक थी उसका पुनर्जागरण में अपना योगदान दिया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे महापुरुष डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के बारे में। आप फोटो देख रहे हैं, ये डॉक्टर हेडगेवार पर जारी डाक टिकट है जो इनके सम्मान के रूप में भारतीय सरकार के द्वारा जारी की गई थी। उसके बाद
डॉक्टर केशवराव हेडगेवार बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत और देशभक्त थे। यानी आपकी ही आयु में वो काफ़ी अपने देशभक्ति से ओतप्रोत थे, क्रांतिकारी विचारों वाले थे आपकी एज में। एक बार जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अंग्रेज इंस्पेक्टर का स्वागत वंदे मातरम जय घोष से किया। जैसे हम बोल देते हैं, जब हमारे टीचर हमारे सामने आते हैं तो हम बोलते हैं जय हिंद सर, तो वैसे ही हेडगेवार ने, जो अंग्रेज इंस्पेक्टर उस समय स्कूल में आया, तो इन्होंने वंदे मातरम जय घोष से किया और वो अंग्रेज क्या हो गया, चिढ़ गया। जिस पर अंग्रेज इंस्पेक्टर बिखर गया, चिढ़ गया, उसके आदेश पर केशवराव को स्कूल से ही निकाल दिया। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता से की। कलकत्ता में केशवराव अपने बड़े भाई महादेव, इनके बड़े भाई का नाम था महादेव, उनका एक मित्र था श्याम सुंदर चक्रवर्ती, इन्हीं के घर रहते थे। और उसी समय उनका मेल मिलाप हुआ बंगाल के जो क्रांतिकारी थे उनके साथ। बंगाल के क्रांतिकारियों से इनका मेल मिलाप हुआ, मुलाकात हुई, और वे अनुशीलन एवं युगांतर, आगे पढ़ेंगे हम, अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं से जुड़ गए। अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संगठन थे बच्चों, ये संस्थाएं क्रांतिकारी थी, जो देश को, भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में प्रयासरत थी। तो वहीं से कलकत्ता के में से ही ये इन संस्थाओं से जुड़ गए। उनकी असाधारण योग्यता को देखते हुए पहले अनुशीलन समिति का साधारण सदस्य बनाया गया। उसके बाद जब वे कार्यकुशलता की कसौटी पर खरे उतरे तो उन्हें समिति का अंतरंग सदस्य बना दिया, यानी मुख्य सदस्यों में से एक माने गए ये। इस प्रकार डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय क्रांतिकारियों की समस्त गतिविधियों का ज्ञान और संगठन तंत्र कलकत्ता से सीखकर वे नागपुर लौट गए। कहाँ लौट गए बच्चों? नागपुर लौट गए। उसके बाद क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, यानी 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। एक बात उनके ध्यान में आई कि सशस्त्र क्रांति के मार्ग की अपनी सीमाएं हैं, यानी हिंसा के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, हथियारों के साथ जो क्रांति होती है उसकी अपनी लिमिट है, और भारत जैसे विशाल देश में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। केशवराव की लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों में पूरी आस्था थी। वे उनके अनुयायी यानी फॉलोवर्स बनकर कांग्रेस के आंदोलन में कूद पड़े, यानी तिलक के ये अनुयायी फॉलोवर्स थे, उनके समर्थक थे। तो इन्होंने कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों में भाग लिया, जैसे अरविंद घोष ने कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया था। तो उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। हम इस अधिवेशन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर हेडगेवार के योगदान के बारे में। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में डॉक्टर हेडगेवार की क्या भूमिका है, उन्होंने क्या योगदान दिया, सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। इन अधिवेशनों के बारे में, इन आंदोलनों के बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। तो अभी सिर्फ हेडगेवार के बारे में ही हमें सीमित रहना है। इसके अलावा हम आने वाले अध्याय 3, 4, 5वां और 6ठे अध्याय में हम इन आंदोलनों और इन अधिवेशनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन यानी कि कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई, तो उसे नागपुर कांग्रेस अधिवेशन कहते हैं। 1915 ईस्वी से 1920 तक नागपुर में रहते हुए केशवराव राष्ट्रीय आंदोलन के अत्यंत सक्रिय रहे। वे प्रवास, सभा, बैठक आदि कार्यक्रमों में व्यस्त रहे तथा युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया। निस्वार्थ भाव से काम करना, सहयोगियों को जोड़ना और हाथ में लिए काम के लिए अपने आप को झोंक देना जैसे गुण इनमें विद्यमान थे। 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उनके गुणों का अनुभव सबको हुआ और मतभेदों के होते हुए भी संस्था के अनुशासन का पालन करने का उनका एक और अनुकरणीय गुण भी सबको देखने को मिला। अधिवेशन में आए 14,000 प्रतिनिधि, यानी इस अधिवेशन में 14,000 लोग आए थे कि सुख सुविधा, अन्य व्यवस्थाएं संभालने के लिए डॉक्टर प्राजंपे और डॉक्टर केशवराव हेडगेवार के नेतृत्व में एक स्वयंसेवक दल के गठन किया गया। यह सारी जिम्मेदारी
उन्होंने इतने अच्छे ढंग से निभाई कि वे सभी की प्रशंसा का पात्र बन गए। डॉक्टर केशवराव पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे और अपनी यह बात बड़े आग्रह के साथ रखा करते थे, यानी बड़े आराम से रखते थे। इसलिए उन्होंने अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी एक प्रस्ताव स्वागत समिति से पारित करवाया। किस समिति से? स्वागत समिति से करवाकर विशेष समिति का पास भिजवाया था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना कर विदेशी शासन के चंगुल में से देश को मुक्त करवाना है ही कांग्रेस का ध्येय या अंतिम उद्देश्य हो, किंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। लेकिन इन्होंने अपना योगदान अवश्य दिया। तो नागपुर अधिवेशन में इनकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हम जो महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, उसमें इनकी क्या भूमिका थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया महात्मा गांधी जी के द्वारा। लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद डॉक्टर केशवराव कांग्रेस और हिंदू महासभा में काम करते थे। कांग्रेस में और हिंदू महासभा दो जगह। वे कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ देने से खुश नहीं थे। जो खिलाफत आंदोलन चला था, जो मुस्लिम धर्म के द्वारा चलाया गया था, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल से, तो उसमें महात्मा गांधी ने साथ दे दिया था, यानी कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन में अपना समर्थन दे दिया था, तो उनसे ये खुश नहीं थे। परंतु उन्होंने अपने सिद्धांत का पालन किया। मतभेदों के होते हुए भी कांग्रेस से जुड़े होने के कारण जब कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो वे आंदोलन में कूद पड़े और 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई, जिसे उन्होंने प्रसन्नता से काटा। यानी कि ये गिरफ्तार हो गए थे तो 1 साल की इन्होंने सजा भी भुगतनी पड़ी थी। ये थी असहयोग आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार की भूमिका। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1922 यानी 1922 में भारत में कई स्थानों पर दंगे प्रारंभ हो गए। ऐसे में प्रमुख हिंदू महासभा के नेता कौन? डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर केशवराव हेडगेवार आदि इन स्थानों पर हिंदुओं की सहायता के लिए गए। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया और 1922 में एक चोरा चोरी घटना हुई, जहां पर लोगों ने एक थाने में आग लगा दी, जहां पर कई अंग्रेज अधिकारी मर गए। तो उस घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 के अंदर वापस ले लिया। तो हम 1922 की बात कर रहे हैं कि 1922 में भारत में कई जगह दंगे छिड़ गए। तो हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार ने वहां पर हिंदुओं की सहायता के लिए काफ़ी काम किया। ऐसी घटनाओं से विचलित होकर नागपुर में डॉक्टर शिवराम मुंजे ने कुछ प्रसिद्ध हिंदू नेताओं की बैठक बुलाई, जिनमें डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर प्रांजपे भी थे। इस बैठक में उन्होंने एक हिंदू संगठन बनाने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य था हिंदुस्तान को सशक्त राष्ट्र बनाना। इस संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुंजे ने डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार यानी डॉक्टर हेडगेवार को दी। ठीक है। डॉक्टर हेडगेवार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति की अक्षमता को उभारने के लिए नए नए तरीके विकसित किए। हालांकि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असफल क्रांति तथा तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक हिंदू संगठन की नींव रखी और 28 सितंबर 1925 को विजयदशमी दिवस को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को खड़ा करने के लिए सुबह शाम 1-1 घंटे की शाखाएं लगाई जाने लगी। इन शाखाओं में व्यायाम, शारीरिक श्रम, हिंदू राष्ट्रीयता की शिक्षा के साथ साथ वरिष्ठ यानी सीनियर स्वयं सेवकों को सैनिक शिक्षा भी दी जाने तय हुई। स्वयं सेवक की गोष्ठियां भी होती थी, जिनमें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, वीर सावरकर, मंगल पांडे, तात्या टोपे की जीवनियां भी पढ़ाई जाती थी। यानी कि इन महान व्यक्तियों की जीवनियां उस बैठक में उस मीटिंग में सुनाई जाती थी। उसके बाद हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसमें इनकी क्या भूमिका थी। यानी कि हम यहाँ आपने एक बात नोट की होगी, जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए या कांग्रेस के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं की गई, जो आंदोलन चलाए गए,
उसमें हेडगेवार हर आंदोलन में लगभग अपना योगदान दे रहे हैं और उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इन आंदोलनों के बारे में हम विस्तार से अगले आने वाले अध्याय में बात करेंगे और उस समय मैं फिर बताऊंगा कि इस आंदोलन में हमने पहले अध्याय में हेडगेवार के बारे में पढ़ा था और उसका क्या योगदान था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन संघ कार्य के प्रारंभ के बाद ही उनका कांग्रेस और क्रांतिकारियों के प्रति रुख सकारात्मक रहा, यानी पॉजिटिव रहा। 1929 ईस्वी में जब लाहौर में हुई कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है। पूर्ण स्वराज प्राप्ति का जो प्रस्ताव है कब पास हुआ? 1929 में। कहाँ था उस समय अधिवेशन? लाहौर में। याद रखना ये बात। 26 जनवरी 1930 में देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। डेट याद आपको पता भी होगा। 26 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। तो डॉक्टर केशवराव हेडगेवार के निर्देश पर सभी शाखाओं में 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया कर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प लिया गया। 1930 में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आंदोलन छेड़ा गया तो डॉक्टर केशवराव ने संघ प्रमुख की जिम्मेदारी डॉक्टर प्रांजपे को सौंप व्यक्तिगत रूप से अपने एक दर्जन सहयोगियों के साथ यवतमाल वन सत्याग्रह में भाग लिया। ठीक है। जिसमें 9 माह की कैद हुई, इन्हें 9 माह की सजा जेल की सजा हुई। 1935-36 ईस्वी तक संघ की शाखाएं केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित थी और इनके स्वयंसेवक की संख्या कुछ हजार तक ही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार योजना के अनुसार नागपुर कार्यालय में बड़ी संख्या में युवक 2 जोड़ी धोती 1 कुर्ता लेकर शाखाओं की स्थापना हेतु दिल्ली, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, मद्रास, गुवाहाटी आदि विभिन्न शहरों में भेजे गए। उसके बाद जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोध। जो उस समय हमारे समाज में जाति प्रथा चली हुई थी, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जो कुप्रथा थी वो चली हुई थी, उसका विरोध किया इन्होंने। और आपको आज हमने बताया भी था क्लास में कि आर्टिकल 17 में, संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। यानी कि अभी ये अगर कोई ऐसा बिहेव करता है छुआछूत या अस्पृश्यता का तो वो दंडनीय अपराध होगा। तो डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अस्पृश्यता एवं खंडित मानसिकता को सामाजिक और राष्ट्रीय अवनति का मूल कारण बताया या माना। ये समग्रतावादी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, अस्पृश्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, यानी इनके संघ में सभी को वेलकम था, सभी को साथ दिया जाता था। वे एक साथ खेलते थे, खाते थे, ध्वज प्रणाम करते थे। 1934 में महात्मा गांधी ने वर्धा में, कहाँ पर? वर्धा में। 1938 में डॉक्टर अंबेडकर ने पूना में संघ शिविर को देखने के बाद स्वयंसेवकों में समानता का भाव देखकर आश्चर्य प्रकट किए। यानी उस समय सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसको देखकर स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी को भी आश्चर्य हुआ और दोनों ने इस संघ की क्या की? प्रशंसा की। डॉक्टर हेडगेवार को 1937 और 1939 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपसभापति के रूप में चुना गया। बिल्कुल 1937 और 1929 में। ठीक है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसका उपसभापति चुना गया। इस तरह डॉक्टर हेडगेवार के कुशल निर्देश, हिंदू महासभा के सहयोग और नागपुर में भेजे गए प्रचारकों के अथक परिश्रम और तपस्या के कारण संघ का विस्तार होता गया और उन्होंने अपने उत्तरदायित्व माधव सदाशिवराव गोलवलकर को सौंपने आरंभ कर दिए और वो बाद में संघ के संघ चालक बने। यानी इन्होंने किसको जिम्मेदारी सौंप दी? अंडरलाइन कर लेना, माधव सदाशिवराव गोलवलकर। तो आरएसएस की हम बात कर रहे हैं, स्वयंसेवक संघ। ठीक है ना, आरएसएस। ओके। डॉक्टर हेडगेवार, और अंत में हम समापन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य संस्कृति की शुरुआत की, जैसे कि भगवा ध्वज का व्यक्तियों की बजाय उनके विचारों को प्राथमिकता, पूर्णकालीन समर्पित स्वयंसेवक और दैनिक दूरदर्शिता और अक्षमता को यहाँ से भी स्थापित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी सबसे बड़ा सामाजिक स्वयंसेवक संघ है, संगठन है। बिना किसी
सरकार की सहायता के चलने वाला माना जाता है। तो आज हमने बात की दो महान व्यक्तियों के बारे में, अरविंद घोष और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के बारे में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बारी अपनी बुक से रीड करें। अगर किसी प्रकार की समस्या है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे कि आप यहाँ से पढ़ के अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और वहाँ पर आपको कुछ समझने में परेशानी है या कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक आप बहुत कम करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।